हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मेरठ 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एएलपीएन टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, एक घोल हल्दी सूचक का रंग पीले से लाल में बदल देता है, घोल किस प्रकार का है? और दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो एक घोल हल्दी सूचक का रंग पीले से लाल में बदल देता है, तो वह घोल किस प्रकार का है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय घोल। जब क्षारीय घोल की होती है दोस्तों, तो हल्दी सूचक का रंग पीले से क्या होता है? लाल में बदल देता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हल्दी एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है, जो मूल घोल में डालने पर क्या होता है? ये रंग में पीले से क्या होता है? लाल नारंगी में बदल देता है। और चूंकि अगर हल्दी को अगर अम्लीय घोल में डाला जाता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये पीला रहता है। इसलिए दोस्तों, जब भी क्षार को जब हल्दी में डाला जाता है दोस्तों, तो ये क्या करता है? पीला को लाल में ये बदल देता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है? और दोस्तों, आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ एएलपीएन टेक्नीशियन में आने वाले रियल प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन एवं आरपीएफ की तैयारी करते हैं, उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेंगे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय प्रकृति का है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नींबू का रस। नींबू का रस एक अम्लीय प्रकृति का है। चूंकि चूने का पानी हमारा क्या होता है दोस्तों? ये क्षारीय प्रकृति का है। मानव रक्त ये भी हमारा क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। इसलिए ऑप्शन बी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नींबू का रस एक अम्लीय प्रकृति का है। हमारा अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। दोस्तों, जो द्रव्यमान रखता है, जो दो पिंड, उनके बीच में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हमारा अगला सवाल है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया गया है तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही दोस्तों, आज हम जो भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस करें, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ एएलपीएन टेक्नीशियन में आने वाले रियल प्रश्न है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यदि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया गया है तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4 रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? तो F बराबर हमारा होता है G(m1) इंटू m2 बटा r का ऊपर स्क्वायर होता है। लेकिन हमसे यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों कि दूरी को दोगुना कर दिया जाए, यानी F1 मान लेते हैं इसको हम लोग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? G(m1) इंटू m2 बटा हमारा क्या होता है दोस्तों? r² होता है। तो चूंकि दूरी को हम लोग क्या करें? दो गुना कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 के ऊपर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा F1 बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1/4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 1/4। और इधर हमारा कितना होगा? G(m1) इंटू m2 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा अब देख सकते हैं कि हमारा कितना गुनी हो रहा है दोस्तों? ये 1/4 हिस्सा हो रहा है, यानी 1/4। इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया गया है तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये आपसे न्यूमेरिकल का सवाल है। इसी प्रकार का दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या फिर आरपीएफ हो, न्यूमेरिकल में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर 9 मिनट यानी टाइम दे दिया है, टी बराबर कितना दिया? 9 मिनट। अगर इसको सेकंड में बदलेंगे दोस्तों तो 60 से हमें गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 540
सेकेंड आई का मान कितना दिया हुआ है, यानी आई मतलब धारा, धारा का मान हमारा दिया हुआ है 0.75। आपसे निकालने क्या बोला है, आवेश। तो Q बराबर हमारा क्या होता है, Q बराबर होता है आई गुना T। तो अगर आप इसे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आई दिया 0.75 और हमारा दोस्तों टाइम दिया है 540। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 405 कूलम। यानी दोस्तों ऑप्शन डी हमारा इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। जब विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है दोस्तों, तो माध्यम में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितना होगा, 405 कूलम होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ओह दोस्तों ये आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। इसी प्रकार के दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। अब ये दोस्तों आपको सॉल्व करनी है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको दोस्तों हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारा 12 वोल्ट यानी V का मान कितना दिया है दोस्तों, 12 दिया हुआ है। 36 जूल यानी कार्य दोस्तों, यानी W हमारा कितना दिया हुआ है, 36 दे दिया है। तो आप जानते हैं दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, W बराबर हमारा क्या होता है, V इंटू Q होता है। यानी W4 हमारा क्या होता है दोस्तों, वर्क यानी कार्य होता है। V हमारा वोल्ट विभवांतर होता है। Q हमारा दोस्तों क्या होता है, आवेश होता है। तो W का हमारा वर्क कितना दिया हुआ दोस्तों, 36 दिया है। यहाँ पर हम लोग 36 बैठा देंगे। V का मान हमारा कितना दिया है दोस्तों, 12 वोल्ट दिया हुआ है। और आप यहाँ से हमारा Q निकाल सकते हैं। तो 12 का पारा में 36 कितना बार में करता है दोस्तों, 3 टाइम में करता है। यानी दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 कूलम। जब 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है, तो उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी, 3 कूलम होगी। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, 5 कूलम के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है मूव करने में किया गया कार्य कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और इसका उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएंगे दोस्तों, और लिखेंगे भी दोस्तों पूरी एक्सप्लेन के साथ किसको किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, 5 कूलम। Q का मान हमारा दे दिया दोस्तों, 5 कूलम दे दिया है। और उसके बीच क्या दिया दोस्तों, 16 वोल्ट। यानी V का भी मान हमारा दे दिया है 16 वोल्ट। तो हमसे क्या पूछा दोस्तों, कार्य निकालने हो रहा है W। तो W बराबर हमारा दोस्तों फॉर्मूला होता है V इंटू Q होता है। तो V का मान हमारा कितना दिया दोस्तों, 16, और Q का मान कितना दिया है, 5। और ऐसे गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 80 जूल हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 80 जूल। जब 5 कूलम के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है मूव करने में किया गया कार्य कितना होगा, 80 जूल होगा। हमारा अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु की गति और स्थिर बल में क्या परिवर्तन होता है। तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु को दोस्तों ऊपर की ओर फेंका जाएगा, ऊपर की ओर फेंका जाएगा दोस्तों, क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है दोस्तों, वो घटने लगता है, कम होने लगता है। और पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है हमारा, ऊपर फेंकने पर वो बढ़ने लगता है। और हमारा दोस्तों यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु की गति और स्थिर बल में क्या परिवर्तन होता है। तो जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गतिज ऊर्जा का मान हमारा क्या होगा दोस्तों, कम होगा, और स्थितिज ऊर्जा का मान हमारा बढ़ जाएगा। और जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर अगर फेंकेंगे दोस्तों तो हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है और गतिज ऊर्जा का मान हमारा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और एक ही समय में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हमारा बढ़ जाती है। हमारा अगला सवाल है, एक संकुचित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। और ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस 2018 में टेक्नीशियन में ये पूछा गया सवाल था। तो एक संकुचित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, जिसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, जो भी आपके दोस्त आरपीएफ एएलपीएन टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो एक संकुचित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। संकुचित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। हमारा अगला सवाल है, जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है। तो जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है।
जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। जब भी रबर बैंड को स्ट्रेच किया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है। हमारा अगला सवाल है, यदि एक सीधी रेखा चलयमान वस्तु की गति परिवर्तित होती रहती है तो इसकी गति को क्या कहा जाता है? यदि एक सीधी रेखा में चलयमान वस्तु की गति परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो इसकी गति को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरित गति। जब चलयमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और वह परिवर्तित होती रहती है तो उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरित गति कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो गति का पहला समीकरण हमारा क्या होता है दोस्तों? तो v बराबर u प्लस ए टी। ये दोस्तों हमारा क्या होता है? गति का पहला समीकरण होता है। और u और a जब कट जाता है तो हमारा क्या बचता है दोस्तों? v बराबर t बचता है, यानी वेग और समय। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो वेग और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। हमारा अगला सवाल है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों और इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए एवं प्रोटीन से। गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। हमारा अगला सवाल है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दोस्तों डीएनए का वह भाग है जो प्रोटीन की सूचना देता है। हमारा अगला सवाल है, रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर मानवों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथियों द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है? तो जब मानव रक्त में प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है दोस्तों, तो मानव में किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है? जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। थायराइड द्वारा दोस्तों क्या होता है कि रक्त प्रवाह में जब कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा पटाखों के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। पटाखों में दोस्तों बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का, सल्फर का और चारकोल। इन तीनों का मिश्रण को दोस्तों पटाखों में बारूद के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग पर अधिवृक्क ग्रंथियां स्थित होती है? और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मानव शरीर के किस अंग पर अधिवृक्क ग्रंथियां स्थित होती है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क। वृक्क में अधिवृक्क ग्रंथियां स्थित होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक गंभीर बीमारी है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीका प्रभावित होने लगता है। हमारा अगला सवाल है, चींटी के काटने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल त्वचा में इंजेक्ट होता है? तो जब चींटी का डंक हमारे शरीर में लगता है दोस्तों, तो चींटी में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल। जब चींटी काटता है दोस्तों तो वो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? वो छोड़ता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हम जितने भी आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन में आने वाले रियल प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु
केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा के सही कारण दोस्तों ये क्या होता है, ये दिखाई पड़ता है। इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? तो चंद्रमा दोस्तों। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है? और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी था, बैंगनी रंग के प्रकाश में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा पता उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है मशरूम क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।